दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट की जो पूरी वाकया है, जो पूरा मामला रहा, वो आप सबके सामने है कि कैसे देश के दिल्ली के अंदर और रेड फोर्ट के बिल्कुल पास में वो रिहायशी इलाका जहां पर लाखों की संख्या में लोग अक्सर मौजूद रहते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि कैसे एक डॉक्टर, कश्मीर का रहने वाला, इस तरह के बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकता है। आतंकवाद के डायमेंशंस बदले हैं, इस बारे में भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इस समय पनून कश्मीर के चेयरपर्सन अजय चुरांगू जी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में इस पूरे हालात के बाद किस तरह का असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, या आतंकवाद जो पोषित हो रहा है उसे किस तरह से रोका जाए, या कितना समय अभी इसमें लगेगा कि जब हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त है, उसके लेके बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, घटना तो घटी है और क्योंकि कैपिटल में घटी है, भारत की राजधानी में घटी है, इसलिए इसका पब्लिसिटी इम्पैक्ट बाकी घटनाओं से ज्यादा है। लेकिन ये एक अपने आप में एक यूनिक घटना घटी है और कुछ नई डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कश्मीर में जो पान इस्लामिक आतंकवाद है या देश में जो पान इस्लामिक आतंकवाद और पान इस्लामिक गतिविधियां हैं, यह आपस में जुड़ी हैं। इसके तथ्य सरकार के पास बहुत समय से हैं। बहुत से ग्रुप्स जो भारत देश कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं और उनका जो उनकी लिंकेजेस जो लश्कर तोयबा के साथ, जैश मोहम्मद के साथ या कश्मीर के आतंकवादी तंत्र के साथ हैं, ये बातें बार बार आई हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई नई घटना है। इतना ही है कि इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिल्ली में यह घटना करें। दूसरी बात यह है कि कोई व्हाइट कॉलर्ड इन्वॉल्वमेंट एक कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर में जो अलगाववादी तंत्र है, आतंकवादी तंत्र है, व्हाइट कॉलर्ड क्लास इसके साथ पहले से जुड़ा था। JK एलएफ की जो लिडरशिप है उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे 90s में, ये सारे लोग इनके कुछ लीडर्स तो डॉक्टर्स फेटर्निटी के थे। मतलब जो इनके लीडिंग, जो इनके, जिनको आप कहें जो इनके प्रमुख थे, वो वहां के इंस्टीट्यूशंस को हेड भी किया है कुछ देर तक। तो ऐसी बात जमात इस्लामी के साथ भी है। जमात इस्लामी तो व्हाइट कॉलर्ड जो प्रोफेशंस हैं, टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसी में सबसे ज्यादा काम करती है। और विघटन का काम जो उन्होंने किया है इसी व्हाइट कॉलर्ड क्लास को ये करके, इन्फ्लुएंस करके किया है। और आपको तो मालूम ही, आप यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, कि भाई पिछले 1.5 साल में इस सरकार ने सबसे भी ज्यादा एम्प्लॉयज के खिलाफ एक्शन ले ली है जो आतंकवाद के साथ जुड़े हैं। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म कोई नई घटना नहीं है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म और सेपरेटिज्म, अलगाववाद और आतंकवाद का एक अभिन्न अंग रहा है। इसको कम आंकलन करके, इसको छुपा के, इसको डिस्टॉर्ट करके कहा गया, वो सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल ये बातें चल रही। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि कहने की का प्रयत्न किया जा रहा है कि भाई 12 साल के बाद दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शाहीन बाग की मोबिलाइजेशन थी, क्या वो अलगाववाद के साथ जुड़ी हुई मोबिलाइजेशन नहीं थी? क्या भारत सरकार के पास ये तथ्य नहीं है कि शाहीन बाग को करने वालों में भी कश्मीरी अलगाववादियों का एक बहुत बड़ा एक रोल था? भारत सरकार अगर खुद आंखें मूंद के रहेगी तब ये सरप्राइजेस आएंगे। तो आतंकवाद की एक, अलगाववाद की एक निरंतरता है, इसका एक वैचारिक स्वरूप है। उस वैचारिक स्वरूप को सबसे पहले भारत सरकार को मानना चाहिए था। जैसे मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम जब मैसेकर हुआ, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिसरप्ट करने के लिए नहीं हुआ, जैसे कि भारत सरकार ने लोगों को कहा झूठ बोल के या डिस्टॉर्ट करके। उसकी इंप्लीकेशन हो सकती है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ये किया उनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा उनके दिमाग में ही नहीं है। लश्कर तोयबा के और जैश मोहम्मद के जिन भी टेररिस्ट को पकड़ा गया और जिनके इंटरव्यूज किए गए, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचते ही नहीं है।
न तो सामरिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और न ही वैचारिक दृष्टिकोण से सोचते अभी हैं। आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज पे बहुत सवाल है, और दिल्ली जैसा प्रमुख शहर और इतना रिहायशी इलाका, इतना एक्सप्लोसिव वहां पर गाड़ी में था, गाड़ी इतनी देर वहां खड़ी भी थी, और कहाँ से वो आया, कहाँ मतलब इस्तेमाल हो गया, तो ऐसे में जांच एजेंसीज को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या सिक्योरिटी तंत्र इतना वीक हो चुका है? मैं सिक्योरिटी तंत्र को लेकर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसी सिक्योरिटी तंत्र ने वर्स्ट टाइम्स में भी ऑपरेट किया है। सिक्योरिटी तंत्र के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहती है कि कुछ करने के बगैर ही नॉर्मैलिटी की उद्घोषणा की जाए, कोई जादुई मंत्र वो पढ़े और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। जो ये जहर अंदर तंत्र में फैल चुका है, राजनीतिक तंत्र में फैल चुका है, सरकारी तंत्र में फैल चुका है और समाज में फैल चुका है। ये सरकार क्या कहती है कि कहने का प्रयत्न करती है कि भाई एकदम से अब जादुई की छड़ी आ गई, अब जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। इसलिए एक प्रक्रिया का निर्माण हुआ जहां पे आतंकवाद को इस तरीके से पेश किया जाए ताकि को लोगों को पता चले कि आतंकवाद कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आतंकवाद की घटनाओं को तोड़ मरोड़ के कहा गया, वो एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल लेवल के लोगों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक साइड से तो ये कहने का प्रयत्न किया कि हालात ठीक है, दूसरे साइड से उन्होंने जो तथ्य सामने रखे उसमें क्लियरली लगता था कि सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी सीरियस है। यहाँ पे पुराने डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वैन की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के नोट्स पढ़ेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कवर हो गई हैं, वो उसमें क्या कह रहे हैं, बिटवीन द लाइंस भी क्या कह रहे हैं, बिटवीन द वर्ड्स क्या कह रहे हैं, बिटवीन द सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं, अगर उसको सीरियसली लेते तो शायद ये एक दूसरे दृष्टिकोण से इस सारी प्रक्रिया को देखते। इन्होंने नहीं लिया, इसलिए मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के फेलियर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास चाहता है कि कुछ जादू हो और वो उद्घोषणा करें कि हमने लड़ाई जीती है। अब देखिए, जब भारत सरकार ने ये कहा कि हम टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म को कॉन्कर करेंगे, ये थोड़े ही इनको किसी डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बोला कि आप ये बोलो, ये उनकी अपनी सोच है। जब पहलगाम मैसेकर के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए हुआ, न कि इसलिए कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जो जीनोसाइडल वॉर चल रहा है, जाति विध्वंस की एक लड़ाई चल रही है, उसको कहीं पे हम एड्रेस करें, ये उसका एक लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की छवि आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कश्मीर के अंदर का वो रहने वाला था डॉक्टर, और आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को और कश्मीरियों को, चाहे वो मुस्लिम कश्मीरी क्यों ना हो, जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उस पर आगे और ज्यादा परेशानी होगी? क्योंकि एक छवि जो है वो क्रिएट हो जाती है देश भर में। देखिए, ये एक तरीका रहा है आतंकवादी तंत्र का, ये कहने का, आतंकवादी तंत्र का नहीं, पॉलिटिकल क्लास का, कि भाई आप आतंकवाद के बारे में बातें नहीं कीजिए, इससे सारा कश्मीर का मुसलमान समाज बदनाम होता है। इस बात में किसी हद तक ये बात तो संवेदनशीलता होती है कि सारा समाज आतंकवादी नहीं है। कोई भी समाज जहां से आतंकवाद चल रहा है या कोई गलत एक्टिविटी होती है वो ऐसा नहीं होता। कश्मीर के बारे में भी ये सत्य है, लेकिन कश्मीर का राजनीतिक तंत्र इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता है कि आतंकवाद से जुड़े हुए लोग उनके समाज के बीच में से निकल रहे हैं। समाज में अंदर कोई निहित प्रक्रिया है जिसके कारण ये हो रहा है, समाज के अंदर कोई निहित है, समाज के गर्भ के अंदर कोई तंत्र है जो इसको बना रहा है। मैंने किसी भी कश्मीर के यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से लेके कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये सुनते हुए नहीं देखा कि भाई प्रॉब्लम अंदर है। आप मुझे बताए, कश्मीरी हिंदू के खिलाफ आतंकवादियों ने अभियान किया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के मकानों को लूटा किसने? वो भी आतंकवादी ने लूटा। कश्मीरी हिंदुओं के मकानों को जलाया किसने? वो भी आतंकवादी ने किया। आतंकवादी अगर आप कहते हो कि कुछ लोग हैं, वो ये सारा काम नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि अंदर जो है वो खराबी है, और ये खराबी 1990 में भी रही जब अचानक से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि ये तंत्र के अंदर खराबी थी? जो अंदर विचारधारा जो चल रही है वहां के मतलब मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, आपको लगता है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और वही हालात अब भी बन रहे हैं? नहीं, कभी कभी लगता है कि वो मेहरबानी कर रहे हैं,
कि वो अगर भारत की बात करते हैं वो मेहरबानी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय तो उमर अब्दुल्ला के लिए होना चाहिए कि भाई वहां के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आतंकवादी एक्टिविटीज में मुलविस हैं, आज के नहीं, बहुत बार। इसके बारे में कब उन्होंने चिंता प्रकट की है? उन्होंने कब समाज को यह चेताया कि भाई ये नहीं करो, ऐसा नहीं होना? अभी देख लीजिए हाल ही में जो हजरत बल श्राइन में ये वहां पे जो हमला हुआ, भारत की प्रभुसत्ता के चिन्हों पे हमला हुआ, जबकि वहां पे हजरत बल श्राइन में उस व्यवस्था का निर्माण भारत सरकार के पैसे से हुआ है और वहां के जो रिलीजियस लीडर्स की प्रेजेंस में हुआ है। उसके बाद जब उस पर हमला हुआ है, उन हमलावरों की जिन्होंने जिन्होंने अशोक चक्र पे हमला करके ये दिखाने की कोशिश की कि अशोक चक्र का वहां पे अंदर होना वो कोई रिलीजियस ब्लास्फेमी है, इस बात को लेके उमर अब्दुल्ला ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। उमर अब्दुल्ला तो कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे पोस्ट पे है। हमारे किसी भी प्रभुसत्ता के चिन्ह पे हमला होता है, उसको डिफेंड तो उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो वंदे मातरम का भी विरोध किया कि स्कूलों के अंदर ना। देखिए बात यह है ना, तो वैचारिक स्तर पे जिस राजनीतिक तंत्र को हम कहते हैं कि ये भारत के साथ है, वो राजनीतिक तंत्र भारत के साथ कितना है, इसका तो विश्लेषण करना चाहिए। आप देख लीजिए पुराने इलेक्शन में जो पीडीपी का जो इलेक्शन कैंपेन रहा है, अगर इसको इलेक्शन कमीशन और हमारा सिक्योरिटी तंत्र इग्नोर करे, उसमें जो अलगाववादी शेड्स हैं, उसमें जो कम्युनल शेड्स हैं, अगर उसको नजरअंदाज किया जाए, तो मेन स्ट्रीम राजनीतिक तंत्र ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर लगता है कि अलगाववाद का भी पोषण करता है, आतंकवाद का भी पोषण करता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार के लेवल पे, सोच के लेवल पे, विश्लेषण के लेवल पे और सामरिक दृष्टिकोण के लेवल पे प्रॉब्लम्स है। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद एक छुटपुट घटना नहीं है, ये एक बड़े युद्ध का एक हिस्सा है, एक जहाद को, जिसको वो जहाद कहते हैं। आतंकवाद को पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, पाकिस्तान उसको पोषित भी करता है, पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते भी हैं, लेकिन आतंकवाद समाज के गर्भ में भी पल बढ़ रहा है। इन बातों का संज्ञान ले ले। और आतंकवाद का लक्ष्य प्रेजेंटली हिंदू जीनोसाइडल डिस्ट्रक्शन करना है, हिंदुओं का जाति विध्वंस करना है, हिंदुओं के डेमोग्राफी का बिखराव करना है और मुसलमान डेमोग्राफी का फैलाव करना है। ये इसका लक्ष्य है, इसको मान ले। चलिए, तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी हालात हमारे